छब्बीस जनवरी इंडिया का रिपब्लिकन डे, योम जमहूरिया भी जिसे कहा जाता है। 26 जनवरी 1950 को ही इंडिया को एक ऐसा मुल्क बताया गया था। जो इंडिया का आइन लिखने वाले लोग थे, खास तौर पर इसमें डॉक्टर अंबेडकर का जो किरदार था, जवाहरलाल नेहरू का जो किरदार था, मौलाना आजाद का जो किरदार था, इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की गई थी। यानी ऐसा मुल्क जिसमें बहुत से मजहब के मानने वाले रह रहे हैं, बहुत सी जुबानें बोलने वाले, बहुत से रेसेस के लोग रह रहे हैं, इन सबको साथ लेकर चला जाएगा। वसाइल पर, रिसोर्सेज पर सबका इख्तियार साथ साथ रहेगा, सबका इख्तियार सबको उसके मुताबिक मिलेगा। और फॉर्चुनेटली जो इंडिया का ये कॉन्स्टिट्यूशन था, योम जमहूरिया था 26 जनवरी का, इसकी स्पिरिट सस्टेन रही, खास तौर पर नेहरू के दौर में 1964 तक, और उसके बाद किसी हद तक इंदिरा गांधी के दौर में भी, सिवाय 1975 की जो इमरजेंसी लगी 1.5-2 साल के लिए, उसके अलावा। लेकिन अब 2014 के बाद, जबकि भारतीय जनता पार्टी इंडियन हिस्ट्री में पहली दफा अपने दम पर मेजोरिटी लेकर आई है और मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, तब से लेकर अब तक, और फिर खास तौर पर 2024 के इलेक्शंस में हमारे व्यूअर्स को याद होगा 400 पार का जो आंकड़ा, आज 400 पार का जो नारा लगाया गया था, इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद यही कहा जा रहा था कि शायद आइन को बदलने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने जा रही है जो बीजेपी है। लेकिन भारतीय जनता ने ये मंसूबा नाकाम बना दिया। आज हम योम जमहूरिया, रिपब्लिक डे के हवाले से ही ये समझने और डी कोड करने की कोशिश करने जा रहे हैं, चाहे टाइम पॉलिटिक्स में, कि क्या आज भी योम जमहूरिया, रिपब्लिक डे, उसकी स्पिरिट आज के इंडिया में सस्टेन है या काफी हद तक मुतासिर हुई है। तो चाहे टाइम पॉलिटिक्स में हम सब व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चाहे टाइम पॉलिटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली चाहे टाइम पॉलिटिक्स सब्सक्राइब करें। जी, कैसे हैं हुसैन भाई? जी उमर भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है योम जमहूरिया के हवाले से। इंडिया का योम जमहूरिया, और जारी बात है कि बाबर साहब अम्बेडकर जो थे, उनकी बहुत ज्यादा सख्त मेहनत शामिल थी इंडिया के पहले संविधान आइन की उसको फॉर्मुलेट करने के लिए, और यही वो आइन है जिसने इंडिया को मजबूत किस्म की जमहूरी बुनियादें फराहम की। तो सबसे पहले उमर भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए मतलब योम जमहूरिया जो इंडिया का है, इसकी क्या अहमियत है आज के हिंदुस्तान के हवाले से? क्योंकि जो 50s के 60s के या पिछली सदी के हिंदुस्तानी थे वो तो जानते थे उसको, क्योंकि हम खुद जानते हैं वो हिंदुस्तान का एक और माहौल था। ये जो हिंदुस्तान का समाज है, खासकर 2014 के बाद से और जो अभी तक चला जा रहा है, इसमें आप कैसे देखते हैं कि ये योम जमहूरिया जो है आज के हिंदुस्तान में, इसकी मानवियत क्या है? हुसैन भाई, बहुत ही आपने मिलियन डॉलर क्वेश्चन किया, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। इसमें मुख्तसर मैं आधे पौने मिनट में बता दूं कि योम जमहूरिया, रिपब्लिक डे का लफ्ज एक्चुअली आया था जब लाहौर में कांग्रेस का इजलास हुआ था जनवरी 1930 को, और 26 जनवरी 1930 को यानी मुकम्मल कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी ब्रिटिश से। पहली दफा कांग्रेस ने मुकम्मल आजादी की बात की थी 1930 को लाहौर में, 26 जनवरी को। तो इस हिसाब से जब इंडिया आजाद हुआ, उसके बाद 49 में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तो तैयार हो गया था, लेकिन इसको बाकायदा तौर पर इफेक्टिव किया गया 26 जनवरी 1950 को, उसी डेट के साथ जब लाहौर में आजादी मांगी गई थी कांग्रेस की तरफ से। तो अब इसकी इतनी ज्यादा अहमियत क्यों थी? यानी आज भी जो इंडिया बचा हुआ है, आपने भी बात की, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बचा हुआ है। क्योंकि हुसैन भाई, ये एक बहुत अपहिल टास्क था। आप भी जानते हैं जब इंडिया आजाद हो रहा था, तो इसको जो आजाद करने वाले खुद ब्रिटिश थे, खास तौर पर विंस्टन चर्चिल का मैं नाम लूंगा, या ब्रिटिश जो उस वक्त के एकेडमिक्स थे या इंटेलिजेंसिया था, वो भी, और दुनिया भर के कई और लोग भी, वो ये कह रहे थे कि ये इंडिया अभी एक हिस्से में डिवाइड हुआ है, यानी पाकिस्तान अभी अलग हुआ है, लेकिन ये इंडिया जो मौजूदा रह गया है, इसके अंदर भी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतने इख्तलाफात हैं, साउथ नॉर्थ की इतनी तकसीम है, हिंदू मुसलमान के इशू फिर बरकरार है, सिख हैं, नागा हैं, साउथ ईस्ट का इशू है, तमिल्स का इशू है, द्राविडियंस का इशू है। ये सब इश्यूज के बायस इंडिया मजीद तकसीम होगा, ये भरपूर दावा होता था। लेकिन इस आइन को लिखने वालों ने,
कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों ने, खास तौर पर जो 3-4 नाम डॉक्टर अम्बेडकर का आपने जिक्र किया, नेहरू का नाम है, मौलाना आजाद का नाम, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से तरतीब दिया, इस तरीके से बनाया कि आपके सामने इंडिया आज भी जो है वो कायम है। आप जो आपने बात की 2014 की बात की सूरत हाल, देखिए इसमें जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो ये कि जब 1950 में 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस वक्त भी जो आरएसएस जैसी हिंदू महासभा जैसी जमातें थी, उनके लीडर्स ने, उनके आइडियोलॉज, उनके उनके लिखने वालों ने, उनके दानिश्वरों ने तब भी ये कहा था यार इस आइन में तो मनुस्मृति का जिक्र ही नहीं है, ये आइन तो कुछ इंग्लैंड से लिया गया है, कुछ अमेरिका से लिया गया है, कुछ कुछ फ्रांस से लिया गया है, इधर उधर के मुल्कों से ले लिया गया है, इसमें मनुस्मृति नहीं है, इसमें इस तरह की अप्रोच नहीं है। तो तभी हमें थोड़ी सी मुखालफत नजर आई थी जो राइट विंग हिंदुत्व की फोर्सेज हैं जो आज इंडिया में हुकूमत कर रही हैं। तो जाहिर बात है जब इस तरह की फोर्सेज जिन्होंने आइन जब बना था तब भी इसको नहीं माना था, अपने अखबारात में, मैगजीन्स में इसके खिलाफ लिखा था कि मनुस्मृति को लिखना चाहिए, मनु का कानून होना चाहिए। तो फिर जाहिर बात है जब 2014 में ऐसी फोर्सेस खुद सामने आई, मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, तो मोदी खुलकर तो ये नहीं कहते, सारी बात है बीजेपी आज खुलकर ये नहीं कहती कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानते, ये मनुस्मृति होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप देखें ना तो पैराफ्री में और पैरेलल कभी कभार आरएसएस के लीडर्स, कभी कभार बीजेपी के लीडर्स, विश्व हिंदू परिषद के लीडर, वो कभी कभार ऐसी बातें कर देते कि इस आइन में बहुत सी तब्दीली की जरूरत है, इसके सेकुलर स्पिरिट को निकालने की जरूरत है, सेकुलरिज्म की क्या जरूरत है, सोशलिज्म की क्या जरूरत है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की क्या जरूरत है। और बहुत बड़ा हमला हुसैन भाई होने जा रहा था, क्योंकि अभी हम 2025 के 26 जनवरी को याद कर रहे हैं, हमें याद रखना चाहिए 2024 में बहुत बड़ा हमला होने जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन पर, जब ये कहा जा रहा था कि 400 अब की बार 400 पर। अब उसको आम आम बंदा भी समझ रहा था कि यार इनका मकसद क्या है, 400 पार का मकसद क्या है। हुकूमत बनाने के लिए तो 273 सीट्स चाहिए, लेकिन 400 प्लस का मकसद ये है कि ये उस आइन की स्पिरिट को, उस एसेंस को बदल कर रख देंगे जो 26 जनवरी 1950 को गांधी के नजरियात, नेहरू के नजरियात, डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी, डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद की आइडियोलॉजी पर मबनी था, उसको ये बदल कर रख देंगे। लेकिन भारतीय जनता ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया, 400 पार तो छोड़कर सादा मेजोरिटी भी नहीं मिली। तो अब हम कह सकते हैं, अभी जिस तरह आपने देखा भी होगा, राहुल गांधी पिछले कई महीनों से कहीं जाते हैं तो अपने सामने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक निकाल लेते हैं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की इस बुक निकालने पर भी इंडिया अलायंस को काफी ज्यादा सीटें मिली और बीजेपी का रास्ता रोका। तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कोशिश की गई इंडिया के इस आइन को डैमेज करने की जो यौम जमहूरिया पर आया था, लेकिन वो कोशिश खुद भारतीय जनता ने नाकाम बना दी। तो आपको क्या लगता है अगर हम ये बात करें कि 2014 से उनकी ये कोशिश थी कि भारतीय आइन में कुछ मेजर चेंजेस की जाए और कहीं ना कहीं इसको हिंदू राष्ट्र की तरफ, या मतलब जो उनकी सोच थी उस हवाले से उसको उसके करीब तक किया जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये सोच इन इलेक्शन के बाद वक्ती तौर पे दब चुकी है, या आपको लगता है कि शायद बीजेपी और उनके थिंक टैंक को समझ आ गई कि हमें ये सोच तर्क करना पड़ेगी क्योंकि उसको अवाम की कबूलियत नहीं मिली, या वो कह रहे हैं कि हम दोबारा आएंगे लेकिन उसके लिए हम मुनासिब वक्त का इंतजार करेंगे? आपको क्या लगता है उनके अंदर क्या चल रहा हो? सर नहीं, एक्चुअली बीजेपी और आरएसएस ना बड़ा कैमोफ्लाज कर कर चलते हैं। कैमोफ्लाज यानी एक मुखौटा मुखौटा पहनकर चलते हैं। तो अभी बिल्कुल उन्हें समझ आ गया, आपने बड़ी अच्छी बात की कि 400 पार वो सीटें नहीं ले पाए, तो उन्हें समझ आ गया कि यार इस तरह ये दाल नहीं गलनी। तो फिर वो अब कैमोफ्लाज क्या करती है कि अब देखिए आप, यार मुझे बड़ी हैरत होती है, आपने भी पढ़ा होगा डॉक्टर अम्बेडकर को, मैंने भी पढ़ा है। डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बड़े एंटी हिंदुत्व पॉलिटिक्स वाले थे, एंटी ब्राह्मणवाद थे, एंटी कास्ट थे, बल्कि वो बार बार कहते थे कि यार उनकी जो पार्टी थी, पब्लिक पार्टी थी, बार बार कहते थे कि किसी से इत्तेहाद कर लेगी, हिंदू नेशनलिस्ट फोर्सेस के साथ कभी इत्तेहाद नहीं करेगी। अब वही बीजेपी जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करने की कोशिश करती है। लेकिन अभी चंद हफ्ते पहले आपको याद होगा कि अमित शाह के मुंह से असल बात निकल ही आई, अमित शाह की जो दिल की बात थी वो निकल ही आई, जब उन्होंने लोकसभा में कहा कि हरकत ये अम्बेडकर 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 का नाम लेते, इतना नाम राम का लेते तो उनका भला होता। तो ये वहां के जो दलित भाईचारा है, वहां की जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज हैं, वहां के जो मुस्लिम, वहां के सिख, इवन कांग्रेस पार्टी, इन्होंने ये फौरन कहा कि ये दिल की बात निकली है,
कि ये लोग डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानते। आप देखो किस तरह हॉन्ट कर रहे हैं, किस तरह टॉन्ट कर रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर को। एक्चुअली हुसैन भाई ये इतना आसान काम नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपने कहा ना कि कभी आने वाले वक्त में आप इससे ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी को जितना 2014 और जितना 2019 में सीटें मिली, अक्सरियत मिली, और उन्होंने काफी हद तक अपने प्रोग्राम्स को, आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट भी करवाया। आर्टिकल 370 का खात्मा, राम मंदिर, फिर सीएए जो कानून था, शहरियत तरमीमी एक्ट, ये सारा भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं तो इंडियन आइन के साथ चीज क्लैश करती थी ना, इंडियन आइन के साथ कहीं ना कहीं ये चीज तसादम पर थी। और फिर इस सब में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के और आला अदलिया के कई फैसलों ने भी इंडोर्स किया इस हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को। लेकिन उस सब के बावजूद जो इंडिया के फाउंडिंग फादर्स बंदोबस्त कर कर गए हुए हैं ना, जवाहरलाल नेहरू जैसे, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे, आइन के अंदर जो बंदोबस्त कर कर गए हुए, मेरे ख्याल से ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाए और यहाँ पर जो है वो हिंदू राष्ट्र या मनुस्मृति को राज कर दिया। और भाई आपने भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो को आपने स्टडी किया है, मैंने भी किया है, और ऑब्वियसली जो लोग भी संविधान के बारे में जानते हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, और जहाँ भी ये एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात होती है, इसकी अपनी अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ मेरा सवाल ये कि हम सब जानते हैं कि इंडिया का जो सरकारी नाम है, जो उनके आइन में है, वो सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर इंडिया है, ये उनका दस्तूरी नाम है। आपको लगा कि 2014 के बाद बजाय कागज पे जो आइन का पन्ना है उस पर तो यही नाम लिखा हुआ है, लेकिन 2014 के बाद इस नाम की स्पिरिट को अमली तौर पे हिंदुस्तान के अंदर नुकसान भी बहुत हुआ? जी जी, बहुत नुकसान है। जैसा मैंने कहा यार, ऐसे कवानीन लाए गए, सीएए जैसे, एनआरसी लाने की कोशिश की गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश की गई, राम मंदिर जिस तरह बनाया गया। अब देखें जो आइन लिखने वाले थे उन्होंने ये नहीं कहा था कि किसी हुक्मरान का कोई मजहब नहीं होगा, यानी इंडिया के किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का मजहब नहीं होगा, ऐसी बात नहीं की थी। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इंडिया के हुक्मरान खुद किसी भी मजहब को जाकर प्रमोट नहीं करेंगे, यानी एक मजहब जो उनका अपना मजहब होगा उसको दूसरों पर तरजीह नहीं देंगे। ये उस आइन की स्पिरिट थी। जिस तरीके से मोदी ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया, राम मंदिर में जिस तरीके से उन्होंने पूरी जो है वो पूजा पाठ, पूरा सरकारी रियासती एक लिहाज से वसाइल का इस्तेमाल किया, तो ये इंडिया के आइन की स्पिरिट के खिलाफ थी। याद कीजिएगा जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर जो रिस्टोर हो रहा था कि उसमें शिरकत की जाए। तो नेहरू ने उनको लेटर लिखा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप एक सेकुलर मुल्क के सदर हैं, अगर आपने शिरकत करनी भी है तो अपनी निजी कैपेसिटी में कीजिएगा, सोमनाथ मंदिर के इफ्तिताह में, एज अ प्रेसिडेंट ना कीजिएगा। तो ये थी वो स्पिरिट। लेकिन आप जिस तरह मोदी कर रहे हैं, ये बिल्कुल इससे इंडिया का आइन जो है वो डैमेज हो रहा है। दूसरा जो आपने जिक्र किया ना सोशलिस्ट लफ्ज का, 26 जनवरी 1950 को सोशलिस्ट का उस तरह लफ्ज था या सेकुलरिज्म का भी लफ्ज था, लेकिन ये याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी ने अपने दौर में 42nd जो अमेंडमेंट की थी ना, इसमें उसने फुल्ली तौर पर इंडोर्स कर दिया था कि इंडिया के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड ही नहीं होगी जब तक वो ये नहीं कहेगी कि हम, जब तक अगर वो कहेगी कि हम एक मजहब, किसी खास मजहब की तरकीन करना चाहते हैं, तो वो पार्टी रजिस्टर्ड ही नहीं होगी। ये इंदिरा गांधी ने तरमीम की थी। तो ये बाद में भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है इंदिरा गांधी। बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से एक और बात है कि आप, हम सब जानते हैं कि जब हम इंडिया के संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि ये सबको पता है कि ये बाबा साहब मेन आर्किटेक्ट तो वही थे और खुद दलित थे वो, ये भी हम अच्छे अंदाज से जानते हैं। लेकिन आज के हिंदुस्तान में देखें कि जितनी मेहनत से उन्होंने इस आइन को बनाया, और उनके साथ आपने खुद कहा कि नेहरू जी, आजाद जी, इन सब की मामलत भी रही, तो उन्होंने अपने तौर पे ख्याल रखा पेपर के कि यार जो यहाँ पर जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, मार्जिनलाइज्ड जितने भी तबकात हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि सबसे बढ़ के, मतलब हम सबको पता है कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, खासकर आर्टिकल 370 के बाद से और 35A के बाद से, नॉर्थ ईस्ट, उसमें मैं और आप अक्सर करते हैं बात, मणिपुर में पिछले 2-3 साल में जो हो रहा है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वहां इन्होंने विजिट तक नहीं किया, और भी कोई, मतलब बहुत सारे, इंडिया आपको पता है डाइवर्सिफाइड कंट्रीज है, बहुत कुछ वहां पे हो रहा है जो स्पिरिट के खिलाफ है।
आदिवासियों के खिलाफ जो हो रहा है, मतलब जो कम्युनिटी बाबा साहब की अपनी कम्युनिटी थी, उनके हिसाब से भी जो हो रहा है, तो कितना बड़ा खतरा है सर। मतलब मैं यही देखता हूँ कि जितना इनमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गया है, मतलब इन इन सिक्योरिटी का एहसास है, क्या आपको लगता है कि ये मुस्तकबिल करीब के अंदर उनका कोई दावा किया जाएगा, उनको मुतमईन किया जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। हुसैन भाई फिलहाल नहीं लगता। आपने जो बात की, मैं ये कहूंगा, आपने कहा नहीं लगता, फिलहाल वाकई नहीं लगता। इसके लिए जारी बात है, अभी इलेक्शन जब नेक्स्ट होंगे, उसमें कांग्रेस को या इंडिया लाइंस को या उस वक्त जो भी एंटी बीजेपी फोर्सेस होंगी, उनको 2/3 अक्सरियत से आना पड़ेगा, 2/3 मेजोरिटी से आना पड़ेगा, और फिर आकर जो कुछ बीजेपी करती रही है, मोदी करते रहे हैं 2014 से ऑनवर्ड्स, उस सब को मतलब कि डी लेजिटिमेसी उनकी खत्म करनी पड़ेगी। तो फिलहाल तो ये दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी इंडिया के इस कॉन्स्टिट्यूशन के होते, जो योम जमहूरिया में दिया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशन के होते फिर भी वहां के लोगों को, आज भी वहां के दलित भाईचारे को, मुसलमानों को, सिखों को, जो भी है, उनके लिए अभी भी स्टिल ये आइन एक प्रोटेक्शन का काम करे। इसलिए देखें यार, आप तो हमारे साथ, मैं और आप बिल्कुल किस तरह इंडियन इलेक्शंस को फॉलो कर रहे थे, इंडिया की पोलिंग डेज को, इंडिया की इलेक्ट्रिकल इंतखाबी मुहिम को, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हमने फॉलो किया था। आप देखें ना, जैसे ही वो 400 पार का नारा आया और कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस ने कहा हिंदुस्तानियों को, ये तुम्हारा आइन बदल देंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, उसके बाद कैसे बीजेपी की हवा खड़ना शुरू हुई। आप जानते हैं, आज बीजेपी के लीडर्स खुद ये कहते हैं कि यार हमें ना 400 पार का नारा नहीं देना चाहिए था, हमने 400 पार का नारा दिया तो दलित, अप्रेस्ड कम्युनिटीज, ये सारे लोग डर गए और उन्होंने जाकर कांग्रेस को वोट दे दिया। तो स्टिल बात करने का मकसद ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एक लिहाज से सेफ गार्ड बना हुआ है, सेफ गार्ड फराहम कर रहा है ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज को और दलित भाईचारे। तो सैन भाई, मेरा ख्याल है कि ये, आप कुछ अगर ऐड करना चाहिए योम जमहूरिया के हवाले से कुछ। मैं आखिरी बात ये करूंगा उमर भाई इसमें कि हम उम्मीद करते हैं कि यौम जमहूरिया जोश खरोश से तो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उसको एक छुट्टी के तौर पे अगर ना लें, और आज की जो बीडी, आज की जो जनरेशन है, वो समझे कि लेटर एंड स्पिरिट इस पे अमल करना पड़ेगा, खासकर जो इंडिया के सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो इंडिया के लिए फ्यूचर में मजीद बेहतरी होगी, खासकर उन कम्युनिटीज के लिए जो कि मेजोरिटी में नहीं। बहुत अच्छी बात की हुसैन भाई ने, और यहाँ पर मैं एंड नोट डॉक्टर अम्बेडकर साहब की बात कही करता हूँ कि जब ये आइन लिख दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया 1950 में, तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा हमने तो कलम से आइन लिख दी है, हमने तो कलम से कॉन्स्टिट्यूशन लिख दी है, इक्वल राइट्स कर दी है, अप्रेस्ड कम्युनिटीज के राइट्स कर दी है, लेकिन जब तक खुद सोसाइटी और समाज इन चीजों को नहीं मानेगी, तब तक आइन का कोई अमल दखल, आइन का कोई असर नहीं होता। भारतीय समाज को खुद ये मानना पड़ेगा कि जो असूल दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इक्वालिटी के, हर किसी के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के, हर किसी के कल्चर, सिविलाइजेशन, मजहब को प्रोटेक्ट करने के, जब तक इंडियन सोसाइटी की अक्सरियत इसको नहीं मानेगी, तब तक इस कॉन्स्टिट्यूशन की हैसियत नहीं होगी। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत अहम बात की थी। तो आज चाय टाइम पॉलिटिक्स से, क्योंकि 26 जनवरी अभी हो गुजरा है एक दिन पहले, तो हमने कहा हम 26 जनवरी योम जमहूरिया रिपब्लिक डे के हवाले से आपके सामने ये वीलॉग पेश करें चाय टाइम पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करते हैं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चाय टाइम पॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।